जरा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां आसमान हमेशा मटमैला, पीला या भूरा ही रहता है। एक ऐसी गहरी धुंध कि सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाएं। हर तरफ खांसते हुए लोग, चेहरों पर एक अजीब सा डर और मास्क लगाए हुए छोटे छोटे बच्चे। सच कहूं तो ये किसी हॉलीवुड की डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये आज हमारे ही भारत की रोजमर्रा की हकीकत है। एक ऐसा साइलेंट किलर, एक ऐसा अदृश्य हत्यारा जो बिना कोई शोर मचाए हर साल लाखों जिंदगियां निगल रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दमघोंटू हवा के पीछे का पूरा सच समझेंगे। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? ये नहीं कि हवा जहरीली हो चुकी है, बल्कि ये कि हमने जहर को बिल्कुल नॉर्मल मान लिया है। मतलब सांस लेना, जो जीने के लिए सबसे बेसिक, सबसे स्वाभाविक चीज है, वो आज एक स्ट्रगल बन चुका है। फेफड़ों में वो चुभन, आंखों में लगातार होने वाली जलन और वो कभी ना खत्म होने वाली खांसी, इन सबको हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े मिथक की, एक ऐसे भ्रम की जिसे हम सब सच मानते हैं। क्या ये प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की समस्या है? हम सब यही सोचते हैं ना कि ये जहरीली धुंध सिर्फ सर्दियों में आती है, और वो भी सिर्फ उत्तर भारत या दिल्ली के आसपास। लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी कह रहा है। 2024 की रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली नहीं है, ये है मेघालय का बर्निहाट। जी हां, हमारे नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत जंगलों और झीलों के बीच बसा एक शहर। ये चौंकाने वाला डेटा चीख चीख कर बता रहा है कि ये अदृश्य हत्यारा सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि साल के 365 दिन पूरे देश में अपना जाल बिछाए हुए हैं। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। हमें सुरक्षित महसूस कराने के लिए ना एक तरह का माया जाल रचा गया है। देखिए, जब हवा में PM 2.5 का लेवल 90 होता है, तो हमारे भारतीय मानकों के हिसाब से इसे मॉडरेट यानी मध्यम बताकर पीले रंग से दिखा दिया जाता है। हम वो पीला रंग देखते हैं और सोचते हैं, चलो हवा उतनी भी खराब नहीं है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि यूरोप में इसी 90 के लेवल को बेहद खराब माना जाता है? वहां इसे सीधे डार्क रेड यानी खतरे के लाल रंग से दिखाते हैं। जरा सोचिए, हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं जिससे दुनिया जानलेवा मानती है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये PM 2.5 आखिर हमारे शरीर के अंदर जाकर कैसी तबाही मचाता है। आखिर ये PM 2.5 बला क्या है? देखिए, ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं, मतलब हमारे सिर के एक बाल की मोटाई का लगभग 30वां हिस्सा, कि हमारे शरीर का जो नेचुरल फिल्टर सिस्टम है ना, वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी नाक बड़े कणों को तो रोक लेती है, लेकिन ये छोटे कण सीधे हमारे फेफड़ों में घुस जाते हैं। और डरावनी बात तो ये है कि ये इतनी सूक्ष्म होते हैं कि फेफड़ों से होते हुए सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम यानी खून में मिल जाते हैं। यही वजह है कि आज बिल्कुल फिट और स्वस्थ दिखने वाले युवाओं में भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। 1,16,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2020 में हमारे देश में इतने नवजात शिशुओं ने जन्म लेने के सिर्फ 27 दिनों के अंदर दम तोड़ दिया। और इसका सीधा कारण क्या था? यही वायु प्रदूषण। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत में हर 5 मिनट में एक नवजात बच्चा इस जहरीली हवा की भेंट चढ़ रहा है। बच्चों के वो छोटे छोटे फेफड़े और उनका नाजुक शरीर इस जहर का सबसे आसान शिकार बनते हैं। अब इस पूरी ट्रेजेडी के पीछे के भूगोल को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हम उत्तर और दक्षिण भारत के आसमान को देखें तो एक साफ अंतर नजर आता है। एक तरफ उत्तर का वो गहरा, धुएं से भरा पीला आसमान है और दूसरी तरफ दक्षिण का साफ नीला आसमान। ऐसा क्यों? दरअसल उत्तर भारत में हिमालय पहाड़ एक विशाल दीवार की तरह काम करता है, जो हवा को आगे बढ़ने से रोक लेता है। और सर्दियों में ठंडी भारी हवा इस सारे प्रदूषण को जमीन के बिल्कुल पास कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में लगातार समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, जो इस धुएं और धूल को अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस स्मॉग के असली कारण क्या हैं? ये धुआं आखिर आता कहां से है? हर साल सर्दियों में न्यूज चैनल्स का सारा फोकस सिर्फ पटाखों और पराली जलाने पर होता है, राइट? लेकिन अगर हम डेटा पर नजर डालें तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। दिल्ली जैसे शहर की ही बात करें तो 50% प्रदूषण सीधे तौर पर हमारी गाड़ियों के धुएं से आता है, 26% प्रदूषण सड़कों और कंस्ट्रक्शन की धूल से, 15% इंडस्ट्री से, और पराली जलने का हिस्सा वो सिर्फ 9% है। मतलब असली विलन तो वो गाड़ियां और धूल हैं जो साल के 365 दिन हमारी हवा में लगातार जहर घोल रहे हैं। और एक गाड़ियों का धुआं इतना ज्यादा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खस्ता हालत। क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में हर 1,000 लोगों पर सिर्फ 1.2 बसें उपलब्ध हैं?
सिर्फ 1.2, जबकि विकसित देशों में यह संख्या 10 से भी ज्यादा होती है। हमारी पूरी व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियां खरीदने और उन्हें सड़कों पर उतारने के लिए मजबूर हैं, और हमारी यही कार पर निर्भरता हमारे शहरों का अक्षरशः दम घोट रही है। इनके अलावा कुछ छुपे हुए कारण भी हैं जो मिलकर इस तबाही को और बढ़ा रहे हैं। पहला, हमारी गड्ढों वाली कच्ची सड़कों से उड़ने वाली धूल, जो गाड़ियों के धुएं के साथ मिलकर एक जानलेवा कॉम्बिनेशन बनाती है। दूसरा, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स जो बिना ढके चलती रहती हैं और रोजाना टनों धूल हवा में फेंकती हैं। और तीसरा, पराली का जलना। देखिए, पराली जलाना महज किसानों की कोई जिद नहीं है। ये असल में लगातार गिरते ग्राउंड वाटर लेवल की वजह से बनाए गए नियमों का नतीजा है, जिसने खेती के पूरे साइकिल को ही बिगाड़ कर रख दिया है। जब ये सारे कारण इतने साफ हैं, तो फिर हमारी सरकारें इसे रोक क्यों नहीं पा रही हैं? चलिए नीतियों की जमीनी हकीकत देखते हैं। जब प्रॉब्लम और उसके कारण बिल्कुल शीशे की तरह साफ हैं, तो फिर समाधान क्यों नहीं निकल रहा? इसका जवाब हमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के खर्चों के डेटा में मिलता है। सुनकर हैरानी होगी कि सरकार ने अपने फंड का 67% हिस्सा, जी हां 67% हिस्सा, सिर्फ सड़कों पर पानी छिड़कने या स्मॉग गन चलाने जैसे टेम्पररी जुगाड़ों पे खर्च कर दिया, जबकि गाड़ियों से होने वाले असली प्रदूषण पर सिर्फ 12% और फैक्ट्रियों के प्रदूषण पर तो 1% से भी कम खर्च हुआ। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना कि किसी के फेफड़े खराब हो रहे हों और हम उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर कहें कि इलाज हो रहा है। और बिना सही दिशा के किए गए इस खर्च का नतीजा क्या निकला? अरबों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी जिन 131 शहरों को टारगेट किया गया था, उनमें से 29 शहरों में प्रदूषण कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ गया। इसका सीधा सा मतलब यही है कि जहां असली काम होना चाहिए था, जहां सख्त कदम उठाने चाहिए थे, वहां राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है। लेकिन रुकिए, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। साफ हवा का रास्ता अब भी मौजूद है। तो चलिए देखते हैं कि असली समाधान क्या है। रास्ते बिल्कुल मौजूद हैं, बस उन पे ईमानदारी से चलने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट। देखिए, सिर्फ चौड़े हाईवे बनाते रहने से ट्रैफिक कम नहीं होता, वो सिर्फ और ज्यादा कारों को सड़क पर लाते हैं। दुनिया भर के सफल शहरों ने यह साबित किया है कि हमें बसों, ट्रेनों और मेट्रो के नेटवर्क को इतना शानदार और सुलभ बनाना होगा कि लोग अपनी गाड़ियां घर पर छोड़कर खुशी खुशी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। दूसरा बड़ा कदम हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। जो कच्ची सड़कें हैं, उन्हें पक्का करना होगा। सड़कों के किनारे घास और पेड़ों की प्रॉपर ग्रीन बेल्ट बनानी होगी, ताकि धूल हवा में उड़े ही नहीं। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए जो धूल रोकने के नियम है ना, उन्हें सिर्फ कागजों तक सीमित ना रखकर जमीन पर पूरी सख्ती से लागू करना होगा। तीसरा कदम है किसानों की असली मदद करना। पराली जलाने पर उन पर जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होगा। इसके बजाय हैप्पी सीडर जैसी मशीनें, जो बिना पराली जलाए ही खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर देती हैं, उन्हें बहुत कम कीमत पर या बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करानी होंगी। जब हम इस समस्या की आर्थिक जड़ को सुलझा देंगे, तो किसान खुद ब खुद पराली जलाना बंद कर देंगे। और चौथा, जो शायद सबसे अहम कदम है, हमें फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज के जो एमिशन नॉर्म्स हैं, उन्हें साल के 365 दिन सख्ती से लागू करना होगा। सिर्फ सर्दियों में पैनिक होकर कुछ दिनों के लिए फैक्ट्रियां बंद कर देना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जहरीले ईंधनों पर पूरे साल कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि साफ हवा पर हमारा हक सिर्फ सर्दियों में नहीं, बल्कि पूरे साल है। तो कुल मिलाकर आज का ये पूरा विश्लेषण इसी एक अहम मोड़ पर आके खड़ा हो जाता है। आंकड़े वाकई डरावने हैं, लेकिन समाधान हमारे ही सामने है। अब सवाल बस ये है, क्या हम एक समाज के तौर पर अपने लिए साफ हवा की मांग करेंगे, या फिर हम इसी तरह इस जहर को अपनी सांसों में उतारने को, खांसते हुए मासूम बच्चों को और इन दम घोटू पीले आसमानों को अपना नसीब मानकर खामोश बैठे रहेंगे? चुनाव पूरी तरह से हमारा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।